हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और देख रहे थे फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने अब तक देखा कि लुई 16 जो वहाँ का राजा था उसका अंत हो गया है, उसके पूरे परिवार का अंत कर दिया गया। उसे न्यायालय ने क्या पाया, दोषी, राजद्रोह का दोषी पाया और देशद्रोह के जुर्म में राजा लुई 16 को और उसकी पत्नी को, दोनों को फांसी की सजा दे दी गई है। यहाँ तक हम लोगों ने कल छोड़ा था। लेकिन क्या लुई 16 के अंत के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है या फिर फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना होती है? आइए चलिए इन दोनों बातों का, सवालों का जवाब ढूंढते हैं अपने आज के वीडियो सेशन में। और आज ही हम लोग फ्रांस की क्रांति का समापन करेंगे। ये 5th पार्ट हो रहा है, हमारा लेसन हो रहा है। तो इस फ्रांस की क्रांति को आज हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त भी कर देंगे। तो बात करते हैं कि जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था उसका लीडर कौन था, हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। रॉब्सपियर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। और क्रांतिकारी जो लीडर थे इन्होंने क्या किया, लुई सम्राट को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे न्यायालय ने क्या पाया, दोषी पाया। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, अब जो हुआ 1793 से 94 तक, ये 1793 से 94 का काल जो हुआ, ये फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस समय मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर का शासनकाल चला और इस शासनकाल को फ्रांस में आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। आतंक का राज, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि क्यों इस काल को आतंक राज के नाम से जाना जाता है ना। आतंक राज के नाम से जाना क्यों जाता है, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रॉब्सपियर ने ऐसा क्या किया कि फ्रांस में इस शासनकाल को 1793 से 94, ये 2 साल के वर्ष के काल को आतंक युग कहा गया। तो जो ये क्रांतिकारी थे, ये जैकोबिन के मेंबर थे, उनका सबसे प्रथम दुश्मन जो कौन था, एक कुलीन वर्ग के लोग जो थे और दूसरा कौन था, पादरी वर्ग के लोग थे। उन सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। और यदि न्यायालय उसे दोषी पाता था तो उसे क्या दिया जाता था, एक सजा दी जाती थी, फांसी की सजा दी जाती थी। जैकोबिन के मेंबर ने एक फांसी देने के लिए एक क्या किया, गिलोटिन मशीन की स्थापना की। ये गिलोटिन मशीन डॉक्टर गिलोटिन ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, गिलोटिन मशीन। ये गिलोटिन मशीन कैसा होता था, 2 खंभा होते थे, एक इधर एक इधर, और इन दोनों खंभा के बीच में एक मशीन होता था। इस मशीन में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को क्या किया दिया था, लटका दिया जाता था और उसे खींच दिया जाता था। तो ये फ्रांस में बहुत ही कड़ा शासन हो गया। और अब क्या किया गया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, ये पादरी हो, कुलीन हो, जो क्षमता का विरोधी हो, उसे क्या किया जाएगा, इस गिलोटिन मशीन में लाके क्रांतिकारी न्यायालय में पहले ये सजा सुनाया जाएगा और फिर इस गिलोटिन मशीन में लाके क्या कर दिया जाएगा, हैंग कर दिया जाएगा। फ्रांस में क्या नियम बना दिया गया, रॉब्सपियर सरकार ने क्या नियम बनाया कि सभी मजदूरी एवं कीमतों को क्या कर दिया गया, सरकार एक क्या कहते हैं, कीमत तय करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कामगार, किसान जो है अपने इच्छा अनुसार किसी वस्तु का सामान दाम तय नहीं कर सकता, बल्कि सरकार इसका दाम तय करेगा। साथ ही साथ जो फ्रांस में रोजमर्रा का भोजन था, जैसे कि मटन, गोश्त और पावरोटी, उसका दाम के लिए भी क्या कर दिया गया, राशनिंग कर दिया गया। क्या कि मटन जो है, पावरोटी, ब्रेड जो है, वो कहाँ से मिलेगा, राशन से मिलेगा, ताकि इसका ब्रेड का कीमत जो है हाई ना हो सके। किसानों को अपना अनाज शहर में लाके किसको बेचना पड़ेगा, सरकार के तय कीमत पे ही बेचना पड़ेगा। ये रॉब्सपियर ने नियम बना दिया। अब एक बात नियम और बना दी गई कि सभी व्यक्ति को फ्रांस में सफेद आटे की रोटी नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि दानेदार गेहूं जो होते हैं उसका कॉमन या समता रोटी खाना पड़ेगा। ये अनिवार्य रूप से कर दिया गया। फ्रांस में सभी व्यक्ति को क्या रोटी खाना है, समता रोटी। पहले लोग मैदे की व्हाइट रोटी जो अच्छे वर्ग के लोग होते थे खाते थे, अब सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि उन लोग किस तरह का अनाज यूज करेंगे, साबुत गेहूं का अनाज यूज करेंगे और इसे नाम दिया गया, समता रोटी का नाम दिया गया।
इसके अलावा वहां बोलचाल में जो फ्रांस में पहले होता था, बोला जाता था मॉन्श्योर महाशय या मदाम मैडम, ये फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है। इसके जगह अब हम मदाम यूज नहीं करेंगे और मॉन्श्योर यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके जगह लड़कों के लिए सियोतेन और लड़कियों के लिए सियोतीन, नागरिक और नागरिका, इस तरह के वर्ड को यूज करेंगे। कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जाएगा जो सबकी के लिए वहां लागू होगा। और साथ ही साथ अभी तक हम लोग ने देखा कि चर्च सबसे पावरफुल था, फर्स्ट स्टेट का ये था। चर्च को भी अब क्या किया गया, फ्रांस में बंद कर दिया गया, ठीक है। चर्च को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उनके भवनों को क्या बना दिया गया, बैरक बना दिया गया। बैरक जहां सैनिक रहते हैं, सैनिक छावनी बना दिया गया। रॉबस्पियर की नीति से फ्रांस के लोग क्या हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। और अब क्या होगा, रॉबस्पियर का भी हश्र वैसा ही होता है जैसे वो कर रहा था दूसरों के साथ में। एक दिन रॉबस्पियर को भी क्या पाया गया, उसके तराही से त्रस्त होकर क्रांतिकारी अदालत ने भी उसे भी दोषी पाया और अंततः 1794 में उसे भी गिलोटिन पे क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये तो था आतंक का राज कैसे अंत होता है। ये हम लोगों ने देखा कि रॉबस्पियर का अंत हो जाता है, आतंक का राज अंत हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रॉबस्पियर के समय में, जैकोबिन क्लब के समय में क्या था, कार्यपालिका जो थी वो एक सदस्य की थी, एक व्यक्ति डिसाइड करता था। अब स्टार्ट होता है क्या, डायरेक्टरी का शासन। अब फ्रांस में क्या स्टार्ट होता है, डायरेक्टरी का शासन स्टार्ट होता है। और इस डायरेक्टरी के शासन में, डायरेक्टरी शासन में इसमें क्या किया गया, इसमें कार्यपालिका जो था किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया गया, बल्कि कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। 2 परिषद होगा। अब क्या होगा, 2 परिषद होगा। पहले एक असेंबली हुआ करता था, अब क्या होगा, 2 परिषद होगा और कार्यपालिका के 5 सदस्य चुन के आएंगे। और जैकोबिन के बाद अब क्या हो गया, मध्य वर्ग के लोग इसका सत्ता कमान संभाले, किसका, डायरेक्टरी का। और कार्यपालिका में क्या हुआ, अब सभी व्यक्ति को वोटिंग का राइट नहीं मिला। हम लोग पहले ने क्या देखा, हम लोग कन्वेंशन में देखा, जैकोबिन के समय में क्या देखा कि संपत्ति हो ना हो, सभी पुरुष जो 21 वर्ष के हैं उनको क्या मिलेगा, वोटिंग अधिकार मिलेगा। अब इस चीज को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया गया कि अब जिसके पास संपत्ति है वही व्यक्ति फिर से वोट दे सकता है। जब डायरेक्टरी का रूल आया तो ये फिर से नियम बना दिया गया। और डायरेक्टरी का झगड़ा जो था, चूंकि 5 व्यक्ति कार्यपालिका थी, हमेशा चलते रहता था। इसी का फायदा उठा के फ्रांस में एक नया सैनिक तानाशाह पहला जन्म लेता है और जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न यूरोप की हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये विश्व विजेता का एक लक्ष्य रखा था। इसके बारे में डिटेल हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 9th में बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। उसने, नेपोलियन ने स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श जो बनाया हुआ था फ्रांस में, उसको फिर से समाप्त कर दिया और फिर से एक सिंगल व्यक्ति तानाशाह के हाथ में फ्रांस आ गया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्रांति के समय में महिलाओं के लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आया, क्या महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया, इसको देखते हैं। हम लोग फ्रांस की क्रांति को समराइज करते हैं और देखते हैं कि महिलाओं की जिंदगी में और खास करके दासों की जिंदगी में इस क्रांति से क्या चेंजिंग आता है, क्या परिवर्तन आता है, इसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो महिलाएं जो थी फ्रांस की क्रांति में काफी बढ़ चढ़ के भाग लेती है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब सभी संगठन में मर्द सब जुड़ने लगते हैं, सेना में शामिल होने लगते हैं, तब घर का कमान कौन संभालता है, यही औरतें, फ्रांस की औरतें संभालती है। फ्रांस की औरतें जो थी, खास करके तीसरे स्टेट की लोग जो थी, अधिकांश महिला क्या करती थी, जीवन निर्वाह के लिए काम किया करती थी, जैसे सिलाई बुनाई का काम, फल फूल सब्जी बेचने का काम, घर में घरेलू जो संपन्न घर है उसमें हाउसमेट का भी काम किया करती थी। इसके अलावा ये जो केवल कुलीन लड़कियां थी वहां फ्रांस में, या तीसरे स्टेट की धनी लड़कियां थी, वो
कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, जबकि सामान्य लड़कियां तो वहां फ्रांस में पढ़ती नहीं थी, यानी कि गरीब वर्ग की लड़कियां तो फ्रांस में पढ़ा नहीं करती थी। कामकाजी महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण भी करती थी, घर का भी काम करती थी, बर्तन चौका भी करना है, बच्चों को भी पालन पोषण करना है। तो अब इनके लाइफ स्टाइल में, महिलाओं के लाइफ स्टाइल में क्रांति से क्या बदलाव आया? पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये जब सेना में शामिल होने लगे तब इस समय काम पे महिलाएं जाने लगी, और हम लोगों ने देखा क्रांति के दिन भी देखा कि इन्होंने बेकरी शॉप में जाके क्या किया, धावा बोला, क्रांति की शुरुआत में भागीदारी बनी और रोटी का जो दाम बना था उसका विरोध किया। महिलाओं ने अपने हितों के हिसाब से चर्चा करने के लिए क्या बना लिया, अब अपना एक क्लब बनाया, जैसे हम लोग बताए ना राजनीतिक क्लब बन रहा था, वैसे वुमेन्स क्लब भी बनना अब फ्रांस में स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब है वुमेन का है वो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, एंड रिपब्लिक वुमेन। इसमें इस क्लब में औरत अपने अधिकार की बात करने लग गई। पहले क्या थी, महिलाएं जो थी पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता था। अब वो इस क्लब के सदस्य जो थी वो मेनली किस बात पे चर्चा करने लगी कि पुरुषों के समान महिलाओं को क्या मिले, राजनीतिक अधिकार मिले। इसके अलावा फ्रांस में महिलाएं जो काम कर रही थी वेतन भी उसको पुरुषों के समान नहीं मिलता था, जितना पुरुष काम करते हैं उतना महिलाएं भी काम करती थी, लेकिन बदले में इनको जो वेज मिलता था, वेतन मिलता था, वो पुरुषों से क्या मिलता था, थोड़ा कम मिलता था। तो इस मुद्दे पे भी अब चर्चा होने लगा कि महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। फ्रांस में पहले क्या था कि शादी जो था वो पिता की मर्जी के अनुसार होता था। अब क्या किया गया कि शादी में लड़कियों की भी अनुमति अनिवार्य कर दी गई। इसके अलावा तलाक भी जो है वो लीगली हो गया, कानून बना दिया गया कि औरत एवं मर्द दोनों अपनी इच्छा से तलाक ले सकते हैं। और महिला क्लब जो पहले से सरकार ने चलाया था उसको फिर से स्टार्ट किया गया, जिसपे प्रतिबंध लगा हुआ था उसको स्टार्ट किया गया। मताधिकार, मर्द के समान वेतन, ये इनका मुख्य एजेंडा था। लेकिन इतने लंबे स्ट्रगल के बाद भी मताधिकार जैसे बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे वुमेन को सफरेज राइट मिले, वो इतनी आसानी से नहीं मिले, बल्कि फ्रांस में जो मताधिकार मिला वुमेन्स को वो कब जाके मिला, भारत की आजादी के एक साल पूर्व 1946 में महिलाओं को क्या मिला, मत देने का अधिकार मिला। तो ये बहुत विडंबना है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलता है वो बहुत ही काफी लंबे संघर्ष के बाद मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है। फ्रांस में एक और समस्या थी, वो थी स्लेवरी की, दास प्रथा की। उस समय क्या होता था, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनसे ट्रायंगुलर व्यापार चलता था। चूंकि तंबाकू की खेती के लिए बागान खेती जितनी भी थी, तंबाकू का, चाय का, कॉफी का, नील का, इसके लिए क्या जरूरत है, श्रम की जरूरत थी। और ज्यादा श्रम करने वाले लोग ये कौन थे, निग्रो व्यक्ति, कैरिबियन लोग थे। इन लोगों को क्या किया जाता था, स्लैब बना के यूरोप लाया जाता था और इनसे व्यापार थी, बागान में मजदूरी करवाई जाती थी। जब कन्वेंशन बना, नेशनल असेंबली को समाप्त किया गया और जैकोबिन ने कन्वेंशन बनाया, उस समय इस स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करने के लिए 1794 में एक कानून लाया गया और क्या किया गया, कन्वेंशन में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इससे बहुत ज्यादा लाभ दासों को नहीं मिला, केवल 10 साल के लिए मात्र। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और फिर से ये दास प्रथा स्टार्ट हो जाता है। नेपोलियन तो विश्व विजय के अभियान पे चला था ना, तो फिर से दास प्रथा जिंदा हो जाती है और अंततः 1848 में इस दास प्रथा का क्या होता है, पूर्ण रूप से समाप्ति होता है। एक लंबे स्ट्रगल के बाद फ्रांस में इस दास प्रथा का भी क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। अब क्रांति के कुछ और छोटे छोटे परिणामों को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि क्रांति के फलस्वरूप दासों के जीवन में क्या बदलाव आया। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि क्रांति से रोजाना की जिंदगी में क्या बदलाव आया।
तो क्रांति से पूर्व क्या था, फ्रांस में एक लुई 16 सम्राट के समय में एक कानून हुआ करता था, लुई 16 से पहले भी एक कानून हुआ करता था। वो क्या था, सेंसरशिप का, यानी कि निषेधाधिकार। किसी भी बात को अगर हमको अखबार में, पेपर में छापना है या नाटक दिखाना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, राजा से परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर राजा के आपत्ति से संबंधित कोई भी अखबार छाप रहा है, पेपर छाप रहा है, नाटक नुक्कड़ दिखाया जा रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कैची चला दिया जाएगा, सरकार उसे परमिशन नहीं देगी। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं थी। लेकिन जो 1789 की क्रांति हुई उसके बाद ये सेंसरशिप को क्या कर दिया गया, 1789 में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 1789 में। और प्रिंट माध्यम का उपयोग करने के लिए अब दूसरे पद का भी उपयोग करने लगे। अब लोग खुल के विचार की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता इसका यूज करने लगे। अब लोग स्वतंत्र थे, अपनी बातों को अखबार के जरिए, नाटक के जरिए या नुक्कड़ में या पोस्टर लगा के बताने के लिए फ्री हो चुके थे। तो 1789 के बाद, क्रांति के बाद बहुत बदलाव आया फ्रांस में। मेनली जो 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो 3 बदलाव आए वो क्या आया, स्वतंत्रता पहला, दूसरा समानता मिली और तीसरा क्या मिला, बंधुत्व। ये तीनों जो परिणाम जो फ्रांस में हम लोग देख रहे हैं, इसी चीज को और भी विश्व के कंट्री ने अपनाया, स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व, इसकी भावना ये भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है बाद में। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्रांस की क्रांति का न केवल फ्रांस पे बल्कि न केवल यूरोप पे बल्कि विश्व परिप्रेक्ष्य में भी काफी प्रभाव पड़ता है। और इससे एक राष्ट्र, एक नेशन, ये नेशन वर्ड का भी उदय कब से हो रहा है, 1789 के बाद से ही हो रहा है। पहले लोग क्या करते थे, छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो फ्रांस की क्रांति के बाद विश्व में एक नेशन वर्ड का उदय होता है। और इस नेशन वर्ड से उदय को हम लोग डिटेल में कहाँ देखते हैं, क्लास 10th में देखते हैं। आई होप फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी तक क्लास 9 के बच्चों को समझ में आ चुका होगा। इसके आगे हम लोग क्लास 10th के वीडियो में फिर से हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में फ्रांस की स्टार्टिंग करेंगे कि और भी फ्रांस में 2 क्रांतियां हुई है, केवल 1789 की क्रांति नहीं हुई है, लेकिन ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लास 9 के बच्चों के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।